प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार पिछले क्लास में आपसे स्वराज्य पार्टी के बारे में चर्चा कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और स्वराज्य पार्टी का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ है उसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। हमने बताया था कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे वो 2 गुटों में बंट गए थे। चूँकि गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा था कि साहब अब जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मुख्य जो लक्ष्य है वो रचनात्मक कार्य होना चाहिए। गांधी ने कार्यकर्ताओं को तन मन से रचनात्मक कार्यों में लगने की अपील की थी। गांधी की सोच ये थी कि रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है और फिर आगामी आंदोलन की तैयारी के क्रम में रचनात्मक कार्यक्रम जो हैं वो बड़े सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसकी ये समझ थी कि केवल रचनात्मक कार्यों से ही जनता को उत्साहित नहीं रखा जा सकता है और जनता में जो राजनीतिक चेतना है उसको निरंतर जारी रखने के लिए कुछ और भी करने की आवश्यकता है। चूँकि सड़कों की राजनीति का दौर जो था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक वैकल्पिक रास्ता बताया था और ये वैकल्पिक रास्ता था विधायी परिषदों का बहिष्कार बंद करे और चुनावों में हिस्सा लिया जाए। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट परिवर्तनवादियों का था और दूसरा अपरिवर्तनवादियों का। परिवर्तनवादियों के जो प्रमुख नेता थे उसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास साहब, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग थे। वहीं जो अपरिवर्तनवादियों का गुट था उसमें मुख्य रूप से आप सी राजागोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता प्रमुख थे। और 1922 के वर्ष में असहयोग के स्थगन के बाद इन दोनों ही गुटों में अपने अपने एजेंडे को लेकर के है ना काफ़ी तकरार हुआ, काफ़ी तू मैं भी हुई और स्वराज्य पार्टी बनाने की इच्छा रखने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने कहा कि साहब अब हमको विधायी परिषदों में प्रवेश करना चाहिए और वहाँ सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, तो ऐसे लोगों में और फिर वैसे लोग जो अपरिवर्तनवादी थे और जो रचनात्मक कार्यक्रमों पर ही जोर देना चाहते थे, वैसे लोगों में वस्तुतः कांग्रेस में टकराव जैसी नौबत बन रही थी और कांग्रेस के टूटने का खतरा पैदा हो रहा था। लेकिन दोनों ही गुट जो थे इस बात को बेहतर तरीके से समझते थे कि कांग्रेस में टूट का मतलब है कांग्रेस का कमज़ोर होना और इसलिए दोनों ही जो गुटों के नेता थे वो कांग्रेस को टूट से बचाना चाहते थे। ऐसी ही परिस्थिति में सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया और वहाँ दोनों ही गुटों में एक समझौता संभव हो सका। उस विशेष अधिवेशन में स्वराजियों ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसके द्वारा ये तय हुआ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं और अब चुनाव में हिस्सा लेने पर कोई रोक नहीं है। चूँकि असहयोग आंदोलन स्थगित किया जा चुका है, इसलिए असहयोग के जो कार्यक्रम हैं, विधायी परिषदों का बहिष्कार का कार्यक्रम, उसको छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से पिछले क्लास में हमने इन सारी चीज़ों की चर्चा की थी। इसके अलावा आपको हमने स्वराज्य पार्टी के उदय के जो कुछ खास कारण थे उसको भी बताया था। तो इस तरह से पिछले क्लास में आपने इन चीज़ों को जाना था। अब हम जो हैं अब आगे चर्चा करें, स्वराज्य पार्टी के बारे में आगे चर्चा किया जाए। नवंबर 1923 में विधायी परिषदों के चुनाव हुए और चूँकि स्वराज्य पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, इसके बावजूद भी स्वराज्य पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा चुनाव में उसको बेहतर कहा जा सकता है। यद्यपि जहाँ तक मताधिकार का सवाल था तो भारत की मात्र 3% जनता को ही मताधिकार का हक मिला हुआ था और आम लोगों को मताधिकार का हक नहीं था। आप जानते ही होंगे कि उस ज़माने में मताधिकार जो था वो पढ़े लिखे लोगों को और जो संपत्तिशाली लोग थे उन्हीं को मताधिकार का हक मिला हुआ था। तो केंद्रीय विधायिका के लिए जो चुनाव हुए उसमें 101 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें जीतने में सफलता मिली,
जहाँ तक प्रांतीय चुनावों का सवाल है तो मध्य प्रांत में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, और उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी कांग्रेस पार्टी को, मतलब कि स्वराज पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली थी। कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी के नेताओं ने संसद में अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखने के लिए एक साझा मोर्चा बनाया था, जिसमें स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे वो शामिल थे। इसके अलावा जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादियों को और कुछ निर्दलीय सांसदों जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को मिला करके एक साझा मोर्चा बनाया गया, और इन लोगों ने तय किया कि वो सरकार के हर कदमों का सदन में विरोध करेंगे, और सरकार अगर कोई भी अलोकप्रिय कदम उठाती है तो उसका विरोध किया जाएगा, और इस तरह से सरकार का चलना वो क्या करेंगे, असंभव कर देंगे। इसी बीच में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। हम जानते हैं कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1922 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी विधान परिषदों के प्रवेश के विरोधी थे, और गांधी की नीति ये थी कि साहब विधान परिषदों में प्रवेश करने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा गांधी अरंगा नीति के भी विरोधी थे। गांधी का मानना था कि साहब ये अहिंसक असहयोग आंदोलन की रणनीति के खिलाफ है। इसके और जहाँ तक अंग्रेजी सरकार का सवाल था, तो अंग्रेजी सरकार ने भी गांधी को इसी प्रत्याशा में रिहा किया था कि गांधी के रिहा करने से स्वराज पार्टी कमज़ोर होगी, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गांधी की यही रणनीति है कि गांधी अपने विरोधी मत वालों के साथ भी समन्वय स्थापित करने में सफल होते हैं। तो इस तरह से गांधी जेल से रिहा हुए तो गांधी ने स्वराज पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, उल्टे गांधी ने स्वराजवादियों की प्रशंसा की। गांधी ने कहा कि वो ईमानदार हैं, हैं, राष्ट्रीय भावनाओं की कदर करने वाले लोग हैं और देशभक्त हैं। इस तरह से गांधी ने स्वराज पार्टी वाले लोगों से तालमेल बिठाना स्थापित किया। एक बात और भी है कि गांधी की सोच ये थी कि चूँकि अब विधायी परिषदों का गठन हो ही गया है, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता और नेता चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, वो चुनाव जीत करके विधायी परिषदों के सदस्य बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में स्वराज पार्टी का विरोध करना जो है कहीं से जायज़ नहीं है। इससे कांग्रेस पार्टी और भी कमज़ोर बन सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जो हैं वो स्वराजवादियों के साथ तालमेल बिठाते हैं, और एक तरह से अगर हम ये कहें कि गांधी ने स्वराजवादियों के नेतृत्व को स्वीकार किया तो यह कहने तो ऐसा भी कहा जा सकता है। चूँकि स्वराजवादी जो थे अभी मुख्य धारा की राजनीति में कर रहे थे, वो विधायी परिषदों में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, अरंगा लगा रहे थे, और इस तरह से है ना सरकार का जो ये ढोंग था कि भारत की सरकार जो है भारतीयों के सहयोग से चलती है, तो ये जो उनका जो आडंबर था, ये जो ढोंग था, उसको वो पर्दाफाश करने का काम कर रहे थे। नवंबर 1924 में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, और इसके द्वारा ये घोषित किया गया कि स्वराज पार्टी के जो मेंबर हैं विधायी परिषदों में कांग्रेस के ही बैनर तले, कांग्रेस के नेतृत्व में ही वो काम करेंगे। और इस तरह से गांधी ने स्वराजवादियों के साथ तालमेल बिठाने का काम किया और स्वराजवादियों की मदद भी की। 1924 के बाद जब अंग्रेजी सरकार ने स्वराजियों पर दमन करना शुरू किया, जब स्वराज पार्टी मजबूत बन रही थी खास करके बंगाल में, और जब स्वराज पार्टी पर दमन करना शुरू किया तो गांधी ने खुल करके स्वराजी नेताओं का साथ दिया, है ना, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार की कटु आलोचना की। चूँकि क्रांतिकारी आतंकवादियों के दमन के नाम पर कांग्रेसी नेताओं को स्वराजियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस भी गिरफ्तार किए गए थे, तो गांधी ने याद दिलाया भारतीय जनता को कि सरकार के चरित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गांधी ने कहा कि साहब आप रॉलेट एक्ट को याद करिए, तो इस तरह के कानून जो हैं वो आज भी कायम हैं, और जनता के जो राजनीतिक अधिकार है, जनता के जो नागरिक अधिकार है, उनको दबाया जा रहा है, जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में गांधी ने कहा कि ठीक है कि स्वराजियों के साथ उनका वैचारिक मतभेद है, वे विधायी परिषदों के बहिष्कार के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थिति में स्वराजियों का साथ दिया और स्वराजियों के साथ मजबूती से वो खड़े हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी की रणनीति क्या है, गांधी किस तरह से
ऐसी घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं और गांधी समझौतावादी भी हैं। गांधी समय पड़ने पर समझौता भी करते हैं। चूँकि आपने देखा है कि असहयोग आंदोलन के ज़माने में भी गांधी ने नवंबर की घटना जो एल्फिंस्टन मिल में सभा के दौरान और वहाँ से गांधी के समर्थकों के निकलने के बाद जो सड़कों पर हिंसा हुई थी, या फिर जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, तो फिर गांधी ने देखा कि गांधी ने बड़ी ही चालाकी से, चूँकि गांधी को आंदोलन के बिखरने का डर था, गांधी इस बात से भयभीत थे कि सरकार जो है अगर इस तरह की हिंसक घटनाएं घटेंगी तो सरकार दमनात्मक कार्रवाई करेगी और इससे जनता का मनोबल गिरेगा। इसलिए गांधी ने बड़ी ही चालाकी से, जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी ने आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। तो इस तरह से आपने गांधी की रणनीति को समझा है। अब सवाल यह है कि स्वराज्यों की परिषदों में किस तरह की भूमिका रही है, इन्होंने किस तरह से विधान परिषदों में जाकर के सरकार की नीतियों को बेनकाब करने का काम किया और भारतीय जनता को समझाया कि साहब ये जो विधान परिषदें हैं ये केवल नाम की संस्थाएं हैं, ये ढकोसला है और इन विधायी परिषदों से जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो स्वराज्यों ने जो पहला काम किया, जो पहला महत्वपूर्ण काम स्वराज्यों के द्वारा किया गया, वह यह था कि जैसे ही स्वराज्यों को चुनाव में सफलता मिली, केंद्रीय विधायिका में स्वराज्यों ने प्रवेश किया, तो स्वराज्यों ने सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं का गठन किया गया था, तो इसके चेहरे को बेनकाब करना शुरू किया। सच पूछिए तो ये जो विधायी परिषदें थी, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार बार बार यह दावा कर रही थी कि साहब अब तो इन विधायी परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है और भारत की सरकार जो है इन विधायी परिषदों के द्वारा बनाए कानूनों के अनुसार चलाई जा रही है। तो स्वराजी नेताओं ने जनता के सामने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करने का काम किया। एक तरफ तो इन विधायिकाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, भारतीय सदस्यों के द्वारा लगातार सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा था, दूसरी ओर गवर्नर और वायसराय को वीटो का पावर मिला हुआ था और भारतीय नेताओं के द्वारा, भारतीय सांसदों के द्वारा जिन प्रस्तावों का विरोध किया जाता था उसको, है ना, उसको मंजूरी का प्रमाण पत्र उनके द्वारा दिया जा रहा था। बजट के प्रस्ताव पर कई बार भारतीय सदस्यों ने सरकार को हराया भी था, इसके बावजूद भी बजट को पास किया जाता था। तो इस तरह से स्वराजवादी नेताओं ने बताया कि ये सरकार जो है ये कार्यपालिका के सहारे चलने वाली सरकार है और व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका बिल्कुल ही उत्तरदायी नहीं है। इस तरह से उन्होंने पहला काम केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के चेहरे को पर्दाफाश करने का काम किया और जनता को समझाया कि इस तरह की संस्थाएं जो हैं उनमें प्रवेश करने के बावजूद भी भारतीय जनता, उनके प्रतिनिधियों के उन विधायी परिषदों में शामिल होने के बाद भी ये जो हैं सरकार की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 1925 में स्वराज्यों को एक और उल्लेखनीय सफलता मिली जब इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायी परिषद का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और पीटी के परीक्षा के एग्ज़ाम से आप ध्यान रखेंगे कि विट्ठल भाई पटेल जो थे वो केंद्रीय विधायी परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वराज्यों ने केंद्रीय विधायिका में तीन मुद्दों को काफ़ी जोरदार ढंग से उठाया था। ये मुद्दे थे, पहला सुशासन की स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन की बात वो कर रहे थे, दूसरी थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात और तीसरी देसी उद्योगों के विकास के लिए भी इन्होंने जोरदार तरीके से सदन में ये मुद्दा उठाया था। पंडित मोतीलाल नेहरू जो केंद्रीय विधायिका में स्वराज दल के नेता थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने केंद्रीय विधायिका के अपने पहले ही सत्र में बड़े ही जोरदार शब्दों में कहा कि साहब ये जो संविधान है ये भारतीयों को सुशासन का अधिकार नहीं दिला सकती है, इसलिए सबसे पहले तो एक नए संविधान का निर्माण किया जाए। और ये प्रस्ताव जब केंद्रीय विधायिका में रखा गया तो ये भारी बहुमत से पारित हुआ। एक बार नहीं बल्कि दो बार कांग्रेसी सदस्यों ने और फिर इनके जो सहयोगी दल थे इन सबों ने भारत के लिए एक नए संविधान के निर्माण की बात कही। इसके अलावा राजनीतिक बंदियों की रिहाई का जहाँ तक सवाल था
तो यहाँ भी अंग्रेजी सरकार को कई बार केंद्रीय विधायिका में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्वराज्यों का यह भी कहना था कि देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि युद्ध के बाद के वर्षों में तो देसी उद्योगों को बढ़ावा मिला था, क्योंकि अंग्रेजी कंपनियां जो थी वो युद्ध के सामानों को बनाने में लगी हुई थी, तो भारत का बहुत बड़ा बाजार जो था देशी उद्योगपतियों को उपलब्ध हो पाया और यहाँ कई कल कारखाने खोले गए थे। लेकिन युद्ध के बाद के वर्षों में अंग्रेजी सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो फिर से बदल गई थी और अब वो नहीं चाहते थे कि भारत में बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगे। तो भारतीय उद्योगपतियों की समस्याओं को, भारतीय उद्योगपतियों की जो जायज़ मांगे थी उसको भी स्वराज्यों ने प्रमुखता से उठाने का काम किया। इसके अलावा 1923-24 के दौरान नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, स्वराज्यों को बड़ी अच्छी सफलता मिली थी और अपरिवर्तनवादियों ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि ये जो स्थानीय निकाय हैं अगर उनके महत्वपूर्ण पदों पर वो काबिज हो पाते हैं तो इससे रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। और इसी क्रम में चित्तरंजन दास साहब कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी प्रशासक बनाया गया था। इसके अलावा विठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद पटना नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। यद्यपि ये जो स्थानीय निकाय थे, मतलब कि नगरपालिका और जिला परिषद, इनको पावर बहुत कम मिले हुए थे, लेकिन इन नेताओं ने अपने कुशल नेतृत्व में जनता के बेहतरी के लिए काफ़ी काम किया और ख़ास करके शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, इसके अलावा छुआछूत निवारण और खादी चरखा पर है ना काफ़ी काम किया गया। तो इस तरह से आपने देखा है कि स्वराज्यों को जहाँ भी मौका मिला उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। सरकार की जो नीतियाँ थी, सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ थी उसको जनता के सामने उजागर करने का काम किया। भरसक जहाँ तक संभव था उन्होंने सरकार के जो जन विरोधी कार्य थे उन कार्यों को होने से रोकने का प्रयास किया, उनके कामों में अरंगा लगाया। और इस तरह से जब ये खबरें अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी तो जनता काफ़ी उत्साहित होती थी। सरकार को जब स्वराज्यों ने सदन में हराया तो जनता का उत्साह देखने के लायक था और जनता को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई नहीं है, बल्कि ठीक है कि सड़कों का संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन विधायिकाओं में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़ने का ये प्रयास है। 1925 के बाद स्वराज्य पार्टी की नीति में थोड़ा परिवर्तन देखने को आ रहा है और ये परिवर्तन जो है धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी के नेता जो हैं वो असहयोगी से सहयोगी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इसके जो सबसे प्रमुख नेता हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने यह महसूस किया कि केवल बाधा डालने के लिए बाधा डाला जाए यह सही कदम नहीं होगा। और बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन वहाँ की सरकार कर रही थी, तो उनको लगा कि अगर सरकार को सहयोग दिया जाए तो इससे जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो धीरे धीरे जो स्वराज्य पार्टी के नेता थे जिन्होंने अपनी राजनीति असहयोग से शुरू की थी कि विधायी परिषदों में जाकर के सरकार को किसी भी तरह से सहयोग नहीं देना है, तो अब उनकी नीतियों में परिवर्तन देखने को आ रहा था। और चित्तरंजन दास साहब की मृत्यु के बाद जब मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के प्रमुख बने तो उन्होंने स्किन कमेटी की जो सदस्यता थी उसको स्वीकार किया था। और इस तरह से अब धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी के नेता जो पहले सरकार के कार्यों में अरंगा लगाते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने सहयोग देना शुरू किया। तो इस तरह से स्वराज्य पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता थे वो दो गुटों में बटे हुए थे। उसमें कुछ लोग जो थे वो प्रतियोगी सहयोग की बात करते थे, वहीं दूसरे जो थे बिल्कुल असहयोग के मार्ग पर चलने के हिमायती थे। तो इस तरह एक चीज़ और भी है कि हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण भारत में चूँकि असहयोग के स्खलन के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव और दंगों का दौर देखने में आया है, तो
तो हिंदू मुस्लिम दंगों के संबंध में शासन के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी उससे स्वराज दल के लोगों ने महसूस किया कि असहयोग की जो नीति है, विधायी परिषदों में सरकार को सहयोग न देने की जो नीति है, इससे हिंदुओं को, खास करके हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत हितकर नहीं है, ये अहितकारी है। चूँकि दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार जो थी वो मुसलमानों को भड़का रही थी, मुसलमानों को समझा रही थी कि कांग्रेस पार्टी और स्वराज्यों की राजनीति में पढ़ने से उनका कोई कुछ खास भला होने वाला नहीं है। और दूसरी ओर जो कट्टर हिंदूवादी तत्व थे, जिसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे, तो उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि स्वराज्यों की जो नीति है तो इससे हिंदुओं का कुछ खास भला नहीं हो रहा है। तो इस कारण भी कई प्रांतों में स्वराज्यों का एक गुट था जो हिंदू हित को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, ज़्यादा महत्व दे रहा था। और ऐसी ही परिस्थिति में स्वराज्य पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। वस्तुतः स्वराज्य पार्टी के पतन के कई एक कारण हैं। पहला तो चित्तरंजन दास साहब की मृत्यु इसका सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वराज्य पार्टी का जन्म जो है या स्वराज्य पार्टी का जो विचार है वो सबसे पहले चित्तरंजन दास साहब के ही मन में आया था। और इसके दो प्रमुख स्तंभ थे, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की भी आपसे। हमने कहा था कि इसके चित्तरंजन दास साहब और मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के दो प्रमुख नेता थे। तो चित्तरंजन दास साहब की मृत्यु से स्वराज्य पार्टी कमज़ोर हुआ और बंगाल जो स्वराज्यों का सबसे बड़ा गढ़ था, तो वहाँ भी जो चित्तरंजन दास के समर्थक थे वो 2-3 गुटों में बटे हुए थे। तो इस तरह से चित्तरंजन दास की मृत्यु जो है स्वराज्य पार्टी के पतन का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, दल की नीति में परिवर्तन। हमने आपको बताया कि 1925 के बाद स्वराज्य पार्टी की जो नीतियां थी उसमें भी बदलाव देखने को आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो प्रतियोगी सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जो थी अत्याचारी अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह के सहयोग देने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी की जो लोकप्रियता थी वो घटने लगी। और इसका प्रमाण ये है कि 1923 के चुनाव में स्वराज्य पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन 1926 के चुनाव में स्वराज्य पार्टी को काफ़ी कम सीटें प्राप्त हुई। केंद्रीय विधायिका में तो वो 40 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन प्रांतों में उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम दंगों का जो दौर चल रहा था, इसके चलते भी अब धीरे धीरे जो स्वराज्य पार्टी में जो मुस्लिम नेता लोग थे, खास करके मुसलमानों का जो सहयोग स्वराज्य पार्टी को मिल रहा था, तो वो सहयोग मिलना ख़त्म हो गया था। फिर कांग्रेस में एक अन्य दल की स्थापना भी हो गई। केंद्रीय विधायिका में स्वराज्य पार्टी के दो नेताओं ने, लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने, एक अलग दल का निर्माण कर लिया था। और इस नए दल के बनने से भी स्वराज्य पार्टी कमज़ोर पड़ी और स्वराज्य पार्टी में फूट पड़ा। तो ये सब स्वराज्य पार्टी के पतन के या स्वराज्य पार्टी के कमज़ोर पड़ने के ये सब प्रमुख कारण हैं। एक चीज़ यहाँ और भी देखने की बात है कि स्वराज्यों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने सांप्रदायिकता को रोकने में कोई खास सफलता नहीं प्राप्त की। तो चूँकि 22 के बाद से लेकर के 26-27 तक का जो माहौल है, जिस तरह का माहौल भारत में बना है, खास करके मोपला विद्रोह और उसके बाद जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हुआ, तो स्वराज्य पार्टी के नेताओं ने इन चीज़ों को रोकने में बहुत अधिक सफलता नहीं पाई। और इसका मुख्य कारण ये था कि स्वराजी जो थे सांप्रदायिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सके थे। इस तरह हमने देखा कि स्वराज दल जो है स्वराज्य प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसके बावजूद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः स्वराज्यवादियों ने उस समय कार्य करना शुरू किया जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, स्थगित किया जा चुका था और भारतीय जनता जो थी घोर निराशा की हालत में थी। तो स्वराजियों ने भारत की जनता को एक नया रास्ता दिखाया था, एक वैकल्पिक राजनीति सुझाई थी और इस तरह से भारत के लोगों में फिर से राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, लोगों में उत्साह भरने का काम किया, राष्ट्रीय ज्वाला को जलाए रखा और अपनी कार्यवाहियों से देश को पुनः असहयोग के लिए तैयार किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि 1922 के वर्ष को कुछ इतिहासकारों ने संकट का वर्ष माना है और भारतीय जनता जो थी बिल्कुल निराश थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो उत्साह देखा गया था, उत्साह मंद पड़ चुका था। सांप्रदायिकता धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, हिंदू सांप्रदायिकता का भी विकास हो रहा था।
तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादियों को अपनी ओर खींचने में, राष्ट्रवादियों को अपने साथ समेटने में स्वराज्यवादियों को काफ़ी हद तक सफलता मिली। स्वराज्यवादियों के कारण जनता में राजनीतिक जागृति बनी रही। स्वराज्यवादियों ने जो काम किए उससे जनता जो थी वो राजनीतिक रूप से चैतन्य हुई। जनता लगातार स्वतंत्रता की मांग कर रही थी और इस मांग के लिए वो किसी भी तरह के बलिदान के लिए कटिबद्ध थी। स्वराज्यवादियों ने सरकार की निरंकुशता को रोकने का प्रयास किया। स्वराज दल के कार्यों से ब्रिटिश सरकार का यह आडंबर भी समाप्त हो गया कि भारत का शासन जो है भारतीयों की इच्छा से होता है, भारतीयों के सहयोग से होता है। जब स्वराजियों ने केंद्रीय विधायिका में सरकार के प्रस्तावों को बार बार पारित होने से रोका, उनकी बजट की मांगों को पारित नहीं होने दिया, तो इससे ये पता चला, और न सिर्फ भारत के लोगों को पता चला बल्कि दुनिया के जो अन्य देश थे जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, उसकी जनता ने भी इस बात को बखूबी समझ लिया कि भारत के लोग जो है अंग्रेजी शासन को पसंद नहीं करते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। तो इस तरह से स्वराज्यवादियों की उपलब्धियां जो हैं वो कमतर करके नहीं आंकी जा सकती है। इसके अलावा 1930 में जो सर्वदलीय सम्मेलन की मांग जो मानी गई, और फिर आपने देखा कि मूडीमैन कमेटी के गठन की घोषणा हो, या समय से पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए स्वराज्य पार्टी को ही उत्तरदायी माना जा सकता है। स्वराज्य पार्टी वालों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में जो कुछ किया उसी का परिणाम था कि अंततः सरकार ने इस बात को समझ लिया कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया है, और ये जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायिकाओं का गठन हुआ है उस बात के बावजूद भारत की जनता जो है उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये सारे जो कार्य अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो किए गए हैं वो केवल और केवल अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए और भारतीय जनता के शोषण करने के लिए किए गए हैं। और अंततः स्वराज्यवादियों की सफलता ये रही कि इन्होंने अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो समय से पहले एक नया कानून भारत की जनता के लिए लाए, और इसका परिणाम हुआ कि आपने देखा कि 1930 में, 31 में, 32 में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और अंततः 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वो भारत की जनता के लिए लाया गया। तो इस तरह आपने स्वराज्य पार्टी के क्रियाकलापों को देखा है, और किस तरह से 1922 से 26-27 के बरस जब भारतीय राजनीति जो थी अपने निम्न स्तर पर थी, यहाँ निम्न स्तर कहने का मतलब है कि गांधीवादी जो राजनीति है, जो सड़कों की राजनीति है, वो दौर तो ख़त्म हो गया था, और ऐसे दौर में भारत की जनता में राजनीतिक चेतना को जगाए रखने में, लोगों में देशभक्ति की भावना को बनाए रखने में स्वराज्यों का बड़ा अहम योगदान रहा। तो आपने स्वराज्य पार्टी को समझा है, और आप अगर गौर से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई एक सवालों का जवाब देने में आप सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।